आगे बढ़े और आपको बताएं कि पुलिस थानों में पुलिस वेलफेयर के नाम पर कमर्शियल सरगर्मियां। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे भर के थानों में कमर्शियल सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया। थानों की जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म भी दे दिया। आज सिंध ने अदालत में एतराफ़ किया कि 16 अजला की 32 लोकेशंस पर 1920 प्रॉपर्टीज कायम हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइएगा। अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि पुलिस थानों में पुलिस वेलफेयर के नाम पर कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे भर के थानों में कमर्शियल सरगर्मियां फौरी ख़त्म करने का हुक्म जारी कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइएगा। देखिए जी, पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों के अंदर कमर्शियल सरगर्मियां चल रही थी। इस मुतल्लिक आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहां पर आईजी सिंध जो है वो गुलाम नबी मेमन आज अदालत में पेश हुए हैं। थानों में कमर्शियल सरगर्मियां करने पर अदालत ने आईजी सिंध पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने तमाम सूबे भर में थानों में जहां पर कमर्शियल सरगर्मियां चल रही थी वहां पर फौरी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म दे दिया है। अदालत का पुलिस थानों की जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि थानों की जमीन पर कायम दुकानों पर अगर किसी ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है तो आज ही खत्म कर देते हैं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार किया आईजी सिंध से कि कितने पुलिस थानों में कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं, जिस पर आईजी सिंध ने अदालत में एतराफ़ किया कि सूबे के 16 अजरा की 32 लोकेशन पर 1920 प्रॉपर्टीज कायम हैं। कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने के लिए मुतल्लिका अफराद को नोटिस दिया था। उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से हुक्म इम्तना हासिल कर लिए हैं। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क दिए कि बताया जाए थानों में जारी कारोबारी सरगर्मियां कब खत्म हो जाएंगी। सरकारी वकील का कहना है कि जिन दुकानों को लीज पर दिया गया था वो मनसूख कर दी गई है। थानों की जमीन जो कारोबारी सरगर्मियां हो रही हैं वो गैर कानूनी है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क किए कि लीज मनसूख हो चुकी है तो फौरी तौर पर कब्जा खत्म करें। ये मामला तब आया जब दुकानदार जो है वो अदालत आए थे। उनका कहना था कि पुलिस ने 15-20 गुना किराया बढ़ाने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। 11 माह का किरायादारी का मुआहदा है जिसके साल बा साल तजदीद होती रहती है। दरख्वास्त गुजार का जो है कहना था कि किराया गैर कानूनी तौर पर ज्यादा वसूल किया जा रहा है। इसके बाद ये मामला जो है अदालत से रूबरू आया और आज अदालत ने सूबे भर में थानों के अंदर जो भी कमर्शियल सरगर्मियां हो रही थी खत्म करने का हुक्म दे दिया। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ डंडा उठा लिया। तमाम अजला में कंप्लेंट सेल्टर्स कायम कर दिए गए। एलामे के मुताबिक शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला कर लिया गया। तमाम अजला में कंप्लेंट सेल कायम किए गए। अफसरान को सख्त हिदायत की गई कि इलाकों में निगरानी का अमल जारी रखा जाए। डायरेक्टर जनरल अब्दुल रशीद सोलंकी ने तमाम बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स को गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए इक़दामात की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि तमाम अफसरान अंडरटेकिंग भी जमा कराने के कराची में दूध फिर महंगा करने की तैयारी। डेयरी फार्मर्स ने 50 रुपये लीटर इजाफे का इंदिया दे दिया। सदर मुबशिर कदीर का कहना है कि दूध पर लागत 50 से 60 रुपये लीटर बढ़ गई है। लागत बढ़ने की वजह भैंस का महंगा होना है। कमिश्नर कराची फिलफोर कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करने, वरना अज खुद इजाफा कर देंगे। रेट के ऊपर इजाफे के लिए हमारी जो कास्ट है दूध की, वो कास्टिंग जो कम से कम 50 से 60 रुपये पर लीटर बढ़ गई है, जिसकी मेन वजह जो है वो भैंस का महंगा होना है। भैंस आज 5 से 6 लाख रुपए की हो गई है। दूध की जो कास्ट है वो 270-280 रुपये के करीब जा पहुँची है। डेयरी फार्मर पूरा ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दिवालिया हो रहा है और जो दूध की पैदावार है वो 50% तक कम हो गई है। मेरी कमिश्नर कराची से मुतमना गुजारिश है फिलफोर मीटिंग बुलाकर दूध के रेट पर नया नोटिफिकेशन किया जाए ताकि ये इंडस्ट्री में सके। नहीं तो मशावरत के साथ, स्टेक होल्डरों की मशावरत के साथ दूध के नए रेट का ऐलान कर दिया जाएगा 10 मई तक। कराची में दूध फिर महंगा करने की तैयारियां जारी हैं। डेयरी फार्मर से 50 रुपये लीटर इजाफे का इंतहा भी दे दिया। शहरियों ने दूध महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं कमिश्नर कराची को ठंडे कमरों से बाहर निकलना होगा। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल देखें, पैदावारी लागत में इजाफे को जवाज़ बनाते हुए डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमत में 50 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया है। इस पर शहरियों के क्या तासुरात हैं, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई बताइएगा, एक बार फिर कहा जा रहा है कि दूध 200 रुपये लीटर नहीं बल्कि हम 250 रुपये लीटर में बेचेंगे, क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान में अगर रहना है तो इन सब चीज़ों को आपने बर्दाश्त करना है। दूध वाले इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, किसी चीज़ में भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो भाई हमारे हुक्मरान ऐसे हैं और हमारे अपने अमाल ऐसे हैं जो आज हम ये भुगत रहे हैं। जैसे आपके अमाल होंगे वैसे आपके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे, ये तो है ना। असल कमिश्नर कराची को ये कहूँगा कि ठंडे कमरे से निकले बाहर, निकले लोगों की जो परेशानियाँ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनका अजाला करें और रोज़ाना जो है अपनी टीम को लेके निकला करें मुख्तलिफ इलाक़ों में। ये तो डिफेंस है, यहाँ पे तो लोग वो आते हैं जो पॉश एरिया है ये, तो यहाँ तो लोग ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जहाँ जो छोटे इलाके हैं वहाँ पे जाके लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करें। जो पीछे से जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पीछे का, आई मीन जो डेयरी फार्म है, तो वहाँ पे छापे मारे जाएँ, उनके ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस रखा जाए तो ये खुद सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल देखें, शहरियों का ये कहना है कि जो आम रिटेलर है उसका कोई कसूर नहीं इस सिलसिले में। अगर दूध की कीमत में इजाफा होता है तो कमिश्नर कराची की टीमें डेयरी फार्मर्स पर छापे मारे और जो सरकारी नियतनामा उस पर अमल दरामद करवाए। इस हवाले से 10 मई तक की डेडलाइन दी गई कि अगर सरकारी कीमत जो है वो दोबारा तब्दील नहीं की जाती, यानी कि नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर ये जारी नहीं किया जाता तो डेयरी फार्मर्स का कहना है कि 10 मई के बाद अज़खुद कीमत में इजाफा कर दिया जाएगा। पीएसओ का माली बहरान संगीन तर हो गया। पीएसओ के सरकारी इदारों पर वाजिबात 819 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गए। सबसे ज़्यादा वाजिबात सुई नॉर्दर्न गैस पर होंगे। सुई नॉर्दर्न गैस ने दरामदी LNG की बद में 538 अरब रुपए अदा करने हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए पीएसओ का माली बहरान संगीन हो गया। पीएसओ ने मालियाती रिपोर्ट में कहा है कि पीएसओ के मुख्तलिफ इदारों पर वाजिबात 819 अरब रुपए से तजावज़ कर गए। सिर्फ पावर सेक्टर में पीएसओ के 190 अरब रुपए के करीब जो है वो वाजिबात हैं। साथ ही देखा जाए पीएसओ के लिए दरामदी LNG के वाजिबात में इजाफे का सिलसिला जारी है और पीएसओ के सर्कुलर गैस में सबसे बड़ा मसला दरामदी LNG के वाजिबात हो गए और सुई नॉर्दर्न गैस का दरामदी LNG के वाजिबात 538 अरब रुपए की बुलंद सतह पे पहुंच गए। PIA ने पीएसओ को 25 अरब 70 करोड़ रुपए अदा करने और साथ ही जो सोर्सेज है PIA की वो कहा है कि पीएसओ ने दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत के लिए फौरी अदायगी के लिए मुतल्लिका वजारतों को भी आगाह कर दिया है। पीएसओ को LC की क्रेडिट लिमिट को बरकरार रखने के लिए 50 से 70 अरब रुपए के फौरी दरकार है और साथ ही कहा है कि यहाँ पे मुकामी रिफाइनरीज को भी अरबों रुपए की अदायगी करनी है और पीएसओ ने पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए भी अदायगी करनी है। जी अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली की लोड शेडिंग ने कराची वालों को बेहाल कर दिया। हिजरत कॉलोनी में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों से तजावुज़ कर गया। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं फरहान खान। जी बिल्कुल, शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान बढ़ने लगा है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से अहले इलाका जो है वो बेहाल होते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं हिजरत कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस यहाँ पे मकीन के साथ साथ कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। इस वक्त मैं ऐसी दुकान के अंदर भी मौजूद हूँ जहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग की वजह से इनका जो है वो कारोबार जो है वो रुका हुआ है। बिजली का इंतजार कर रहे हैं, बिजली आएगी तो अपना जो है काम शुरू भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं एक दुकानदार, उनसे आपकी बात भी करा दें। मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है बिजली की लोड शेडिंग की हिजरत कॉलोनी के अंदर और कितना परेशान है? भाई हिजरत कॉलोनी में बिजली का बहुत ही बड़ा मसला है। बिजली हो या गैस हो या पानी हो या बत्ती हो, कोई भी मसला हो, बहुत परेशानी है। मसला सबसे बड़ा ये है, सुबह 9 बजे आपके सामने 9 बजे गई है, अब ये आएगी 12 बजे। 12 बजे के बाद ये आए फिर लेट आ जाएगी, फिर जाएगी 2 बजे। 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक लेट नहीं होगी। फिर 4:30 बजे के बाद लेट आएगी 6 बजे। 6 बजे से 6 बजे लेट चली आएगी। 4:30 बजे के बाद जो लेट आएगी 6 बजे तक के लिए। 6 बजे के बाद जो जाएगी फिर वो आएगी 9:30 बजे। चाहे मरीज़ हो, बीमार हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब अपनी मदद आपके तक। जबकि ये इलाका वज़ीर आला हाउस के से करीब है। लेट का, पानी का, बत्ती का मसला कोई भी सुनवाई नहीं है। अपनी मदद आपके तहत ये सारे काम करना पड़ते हैं। बिजली का बिल अगर कम आता भी है ना, उन्होंने इजाफी जो चार्जेस लगाए हैं वो पूरी कवर कर देते हैं। अगर आप नहीं भरेंगे तो बत्ती काट के चले जाएंगे।
जी बिल्कुल यही सूरत हाल है। सारा दिन जो वो बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहता है, जिसके बाइस इलाका मकीन के साथ साथ कारोबारी हजरात भी जो वो शदीद मुतासिर दिखाई देते हैं। जबकि यही शिकवा करते हैं कि बिजली की इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ परेशान है, जबकि दूसरी तरफ भारी भरकम बिलों की अदायगी पर भी मजबूर हैं। बिल अगर कम आए तो उसके साथ साथ इजाफी चार्जेस जो है वो उनको बेहाल कर देते हैं। जबकि वज़ीर आला हाउस के साथ ही इलाका ये वाक़या है, लेकिन उसके बावजूद भी इस इलाके की किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती। जी, गर्मी और बिजली की बंदिश के साए शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। औरंगी टाउन के घर में स्विमिंग पूल खुल गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे होते ही बच्चों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया, जिनका शिकवा है कि इलाके में सरकारी सतह पर कोई सहूलत मौजूद नहीं। मज़ीद जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी बिल्कुल, कराची में सूरज ने तेवर दिखाए और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने जो है तफरीह मकामात का रुख कर लिया। कुछ ने दिन के वक्त जो है वो स्विमिंग पूल का रुख किया। बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो स्विमिंग पूल की जानिब जो है मुतवज्जा हुई है और गर्मी के तोड़ का यही हल निकाला है। कैमरामैन वाहिद खान अगर आपको दिखाएं तो औरंगी टाउन के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर सस्ती तफरीह के तौर पर इलाके के अंदर स्विमिंग पूल बनाया गया, जहाँ पे इलाके के बच्चे आते हैं और वो टोकन हासिल करते हैं और टोकन हासिल करने के बाद जो है वो घंटों जो है वो गर्मी के तोड़ के लिए पानी में ही इंजॉय कर रहे होते हैं। सैर व तफरीह के लिए निकलने वाले बच्चे जो है वो ज़्यादातर तादाद जो है वो स्विमिंग पूल की जानिब आ रहे हैं औरंगी टाउन के इलाके में। यहाँ के इंतज़ामिया से बात कर लेते हैं, तरीक़ाकार क्या। भाई मुझे बताइएगा क्या फ़ीस है, क्या टाइमिंग्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया। और जिस तरह आपको पता है कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस यहाँ के जो बच्चे इलाके के वो दूर दूर दराज नहीं जा सकते, तो उनकी सहूलत के लिए हमने ये बनाया हुआ है। और 50 और 100 रुपये, ज़्यादा महंगा नहीं, आपका पता है महंगाई का दौर है, तो ज़्यादातर 50 और 100 रुपये है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सरकारी सतह पे कोई कॉम्प्लेक्स इनके इलाके में मौजूद नहीं है, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इलाके के बच्चों की सहूलत के लिए जो है स्विमिंग पूल तामीर किया गया और उसके बाद जो है 50 रुपये और 100 रुपये टोकन रखा गया है, जहाँ पे बच्चे आते हैं और गर्मी के तोड़ निकालते हैं और स्विमिंग करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। जी, शहर कायद में गैस सार्फिन दोहरी मुश्किल का शिकार हैं। एक तरफ गैस मिलती नहीं तो दूसरी जानिब भारी भरकम बिलों ने जिंदगी अचीरन कर रखी है। तफसीलात बता रहे हैं अयास राना। बिल्कुल, जहाँ देखते हैं हम शहर कायद के अंदर जो है लोग गैस के प्रेशर और गैस ना मिलने की शिकायत तो करते हैं। वही जो शिकायत हम बार बार रजिस्टर करा रहे हैं कि लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस वक्त हम कुरंगी के मेगा सेंटर में मौजूद हैं, मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे शहरी से जानते हैं क्या हुआ। भाई आपका कितना बिल आ गया, क्यों परेशान है? मैं 11 तकरीबन 31,000 रुपये बिल आया। एक चूल्हा भी चलता है, कभी जलता भी नहीं है, कभी जलता है कभी नहीं जलता है, ऐसे ही है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम गरीब। आपने पूछा गैस वालों ने इतना बिल किस वजह से बनाया? कोई आपके लीकेज है, कोई चीज़ है, मीटर ख़राब है, आपने उनसे बात करी? ना वो मीटर वो लीक है, इसीलिए मेरे ख्याल पे आ रहा है। बोले बिल तो सही बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ इन्होंने कम किया या आपकी किस्तें करके भेजी? ये इन्होंने सिर्फ किस्तों करके दिया 7,000, सिर्फ 7,000 किस्तों करके दिया। आपका भी कोई मसला है गैस का? बिल हमारा बहुत आया, 29,000 रुपये का बिल आया है। तो आपने पूछा क्यों इतने ज़्यादा बिल है? टोकन लिया है, बोला 2-2.5 घंटे बाद नंबर आएगा। अंदर रश ज़्यादा है कि? बहुत रश है, बहुत आवाम तंग, गैस आ नहीं रही और बिल 30,000 के भेज रहे हैं। आपका क्या मसला है भाई, गैस का क्या हुआ? नवंबर से बंद है और गैस एक नंबर नहीं मीटर का बढ़ा और 900 से शुरू है, नवंबर से 1200, 1100, 1200 रुपये बिल आ रहा है। और मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर रीडिंग पे भी नहीं कोई बता रहा, लेकिन 1200 रुपये बिल आ रहा है। ये गैस है ही नहीं है, आ ही नहीं रहा। और मसलसल बिल, ये मैं 4 बिल आया हूँ इस साल के, नवंबर से ये शुरू है। अब अम्मा आपका क्या मसला हो? हमारे घर में फैमिली नहीं है, एक माँ एक बेटी है, 1000 15,000 बिल लाते। हम हर महीने यहाँ पे आते, हर महीने यहाँ पे आते, फिर भी वही पैसे आ जाते हैं। 8-8 हज़ार रुपये का इनका बिल आ रहा है। तो ये मसाइल जो हैं वो जू के तू हैं। हम रोज़ाना, हर हफ्ते, हर रोज़ कोशिश करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएं। हम आवाम की आवाज़ यहाँ आके उठा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और आवाम की जो बिल ख़ासकर SCGC की जाने से भेजे जा रहे हैं वो वैसे ही तवातुर के हिसाब से जो है वो भेजे जा रहे हैं और महंगे महंगे बड़े बड़े बिल लोगों को मौसूल हो रहे हैं। जी, नेशनल बिजनेस ग्रुप ने बिजली और गैस की कीमत को सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं सनतकार महंगी तरीन बिजली और गैस की कीमत में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। लाइन लॉसेस और चोरी को हर सूरत कंट्रोल करना ही होगा। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ।
देखा जाए नए माली साल की बजट की तैयारी भी करनी है और FBI ने बड़ा फैसला किया कि वजीर आजम की हिदायत पर 12 बड़े अफसरान जो FBI के उनको घर भेज दिया गया। इसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले बजट पे, जानते हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप के जो चेयरमैन है मियां जाहिद हुसैन से। क्या देख रहे हैं सर, बड़ा फैसला हुआ है, क्या इस पे टैक्स कलेक्शन पर कोई असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो 21 और 22 ग्रेड के आला अफसरान थे FBR के, और ये जो हमारा इस साल का 9,400 अरब रुपए का बजट था, तो ये यहाँ तक इसको ये तकरीबन 11 महीने हो गए, तो यहाँ तक यही लोग उसको लेके आए थे। इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी शो की थी और हमें इनसे कोई शिकायत भी नहीं थी। लेकिन बात यह है कि अब गवर्नमेंट को कुछ नज़र आया होगा जो उन्होंने इनको घर भेज दिया। मेरा ख्याल है कि इन आला अफसरान से अगर और कोई बेहतर अफसरान थे या और कोई बेहतर इसमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है तो किसी की तस्दीक नहीं करनी चाहिए। साहब, अगर देखा जाए बजट नया माली साल का भी आ रहा है, जहाँ भी हम जा रहे हैं, कराची चैम्बर हो, फेडरेशन हाउस हो, कोई भी एसोसिएशन हो, सब एक ही आवाज़ आ रही है, बिजली की कीमत। सर 55 रुपए का रेट आवाम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आप क्या मुतालबा करेंगे, बजट में क्या इकदाम उठाए? देखिए, इस वक्त पूरे का पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जकड़ा हुआ है बिजली की कीमत में और गैस की कीमत में, और बिजली के जो सिस्टम की खराबियां हैं उसमें जकड़ा हुआ है और गैस की खराबियों में जकड़ा हुआ है। और उसकी वजह से, क्योंकि ये बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं आजकल बिजली और गैस, तो उसकी वजह से जो है हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इतनी बढ़ गई है कि हम दुनिया में कहीं भी कॉम्पिटिटिव नहीं है। और सिमिलरली ज़ाहिर है कि उसी बिजली और उसी गैस से जो हम मुल्क के अंदर अपनी मसनूआत बना रहे हैं वो भी इतनी महंगी हो चुकी हैं कि उससे स्मगलिंग जो है, इनफ्लो ऑफ स्मगलिंग वो बढ़ रहा है। तो हम, और फिर ये कि महंगाई हो रही है, तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि उसमें बिजली के शोबे में, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी खुद कहा था कि इसमें कोई 1200-1400 अरब रुपए के नुकसानात हैं। तो असल चीज़ तो ये है कि बिजली चोरी, गैस चोरी, लाइन लॉसेज और सिस्टम की खराबियाँ, उनको अगर हम ठीक करेंगे तो मैं इस चीज़ का फर्म बिलीवर हूँ और हमने इसके ऊपर स्टडी भी कराई है कि इससे हमारी कॉस्ट अच्छी खासी, यानी 6-7 रुपये यूनिट हमारी कॉस्ट कम हो सकती है। जी, जैसा कि आपने सुना कि अहम तजावीज़ दिए हैं और नेशनल बिजनेस ग्रुप के जो चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि जो FBR के आला अफसरान हैं उनको हटाया गया, लेकिन उसके लिए बर वक्त इक़दामात भी करने होंगे क्योंकि नए माली साल का बजट भी बनाना है। उसमें भी ये अहम तजावीज़ दी हैं कि हुकूमत ऐसे इक़दामात उठाए जिससे बिजली की जो बड़ी कीमत है उसमें कमी हो सके, साथ ही गैस की कीमत में कमी हो। जी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गईं। इंसानी हकूक़ को सबसे ज़्यादा शिकायत सिंध पुलिस के खिलाफ मौसूल हुई। इंसानी हकूक़ ने 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। जी हाँ, कराची में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गई हैं। इंसानी हकूक़ को सबसे ज़्यादा शिकायत सिंध पुलिस के खिलाफ मौसूल हुई। इंसानी हकूक़ ने 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। ये रिपोर्ट जारी की गई है। इंसानी हकूक़ को सबसे ज़्यादा शिकायत सिंध पुलिस के खिलाफ मौसूल हुई हैं। तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद लोहड़ियों से। आज़ाद, इस रिपोर्ट के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा बराए इंसानी हकूक़ के पास जो है सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसमें कराची समेत सूबे भर में इंसानी हकूक़ की शिकायत होने में जो है इजाफा हो चुका है। इस हवाले से महकमा बराए इंसानी हकूक़ के शिकायत सेल ने बाज़ाब्ता तौर पर 5 माह की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके तहत सरकारी सतह पर जो है इदारे को जो है 1277 इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ रजिस्टर्ड की गई है, जबकि महकमा बराए इंसानी हकूक़ के खुदकार पोर्टल पर जो आम शहरों ने ये शिकायत रजिस्टर करवाई है, जिसमें महकमा बराए इंसानी हकूक़ के पास 36 शिकायत का हाल अजाला न हो सका, अल्तवा का शिकार है, जबकि 1080 शिकायत मुतल्लिक़ इदारों को फराहम की गई, जिसमें 154 शिकायत का अजाला किया जा चुका है। और रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायत में हक से बेचा, हरासा, मुबीना ज्यादती, बदसलूकी, बदतहलीब, कत्ल, अगवा बरतावान और दीगर इल्जाम शामिल हैं, जबकि 800 से ज़्यादा शिकायत सिंध पुलिस के खिलाफ मौसूल हुई, जिसमें सिंध पुलिस में सबसे ज़्यादा शिकायत SSP के खिलाफ जो मौसूल हुई है। इसमें लिखा गया है कि दूसरे नंबर पर महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसमें डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई है। तीसरे नंबर पर महकमा तैलीम, चौथे नंबर पर महकमा सेहत के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई है। दीगर इदारे भी शामिल हैं। शिकायत जो मौसूल हुई है ये दिसंबर 2023 से इस वक्त तक जो महकमा बराए इंसानी हकूक़ का खुदकार पोर्टल है उस पर रजिस्टर की गई, जो महकमा बराए इंसानी हकूक़ के शिकायती सेल ने ये रिपोर्ट जारी कर दी है। जी आज़ाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध के महकमा बराए बहबूद आबादी के 19 ग्रेड के 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी आज़ाद, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सिंध के महकमा बराए बहबूद आबादी सिंध में 5 जो 19 ग्रेड के अफसरान के तकर्र तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत मोहम्मद इस्माइल कलड़ो को जिला बहबूद आबादी अफसर नौशहरा सरोवर तैनात कर दिया गया है। अब्दुल वहीद शेख को जिला बहबूद आबादी अफसर केमारी कराची तैनात किया गया है। शहाबुद्दीन मेमन को जिला बहबूदी आबादी अफसर कांगड़ तैनात किया गया है, जबकि रजा अली बलोच को जिला बहबूदी आबादी अफसर मटियारी तैनात किया गया है, जबकि गुलनिसार टालपुर को रीजनल डायरेक्टर बहबूदी आबादी हैदराबाद तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आसाद नोहरियो। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 241 से आज़ाद उम्मीदवार खुर्रमशेर ज़बान की इलेक्शन पटिशन की समाअत हुई। मिर्ज़ा इख्तियार बेग का वकालतनामा जमा करा दिया गया। इसके हवाले से तफसील जानते हैं मुमताज़ शमारी से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, आज हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 241 से आज़ाद उम्मीदवार खुर्रमशेर ज़बान की इलेक्शन पिटीशन पर समाअत हुई है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग की जानिब से वकील ने वकालतनामा जमा करा दिया है। लॉ ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ने अदालत में मौक़िफ़ किया कि हमें हाल दरख्वास्त की कापी नहीं मिली है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग का जवाब कहाँ है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस्तफसार किया, जिस पर मिर्ज़ा इख्तियार बेग के वकील ने अदालत में बताया कि मिर्ज़ा इख्तियार बेग मुल्क से बाहर है, जवाब जमा कराने की मोहलत दी जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीक़ैन से जवाब तलब करते हुए समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी है। खुर्रमशेर ज़बान का कहना है कि रिटर्निंग अफसर की जानिब से धांधली करके उन्हें हरवाया गया। NA 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्ज़ा इख्तियार बेग को कामयाब करार दिया गया था। जी मुमताज़, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। धांधली ज़दा इलेक्शन को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का अवामी असम्बली से खिताब, बोले हम खतरा बनने लगे तो हमें ज़बरदस्ती हराया गया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। JUI ने सजाई अवामी असम्बली, सूबा सिंध से कारकुनान बने अरकाने असम्बली। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम का पावर शो। शुरका से खिताब करते हुए सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जो इलेक्शन करवाए गए वो धांधली ज़दा हुए, जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हमें जबरदस्ती हराया गया। हमारा गुनाह क्या है? हमारे साथ ये सलूक क्यों किया जाता है? ये इसलिए हो रहा है कि इंतखाबात के जरिए जो असम्बलियां वजूद में आई हैं वो जाली असम्बलियां हैं। सिर्फ ये नहीं कि वोटों में हेर फेर किया गया, ये नहीं कि वोट के बक्से तब्दील किए गए, बाकायदा असम्बलियां खरीदी गई है। सिंध के असम्बली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ। वरना मैं तो आज ये समझता हूँ कि हमारे गुनाह क्या है, जरा हमें बता तो दिए जाए। JUI सरबराह ने मजीद कहा कि फलस्तीन की आज़ादी के लिए शाना बशाना खड़े हैं। इसराइल एक नाजायज रियासत है। सियोनी रियासत ने बैतुल मक़दस में सिफारत खाना खोलने का ऐलान किया है, जो खुली बदमाशी है। और आज 1967 की जंग के बाद अरब दुनिया के जमीनों पर कब्जा करके, उनके इलाकों पर कब्जा करके, ये बात अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम की और अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद पास की कि ये इलाके मुतनाज़ा हैं और इसराइल को इन इलाकों से निकल जाना चाहिए। अमेरिका का जबर है कि उसने मुतनाज़ा इलाके के अंदर बैतुल मक़दस में अपना सफारतखाना खोलने का ऐलान किया। ये उसूल नहीं है, ये बदमाशी। जलसे से GDA के रहनुमा सफदर अब्बासी, अयाज, लतीफ, पलीजो व दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। तो हम खड़े मैदान में, लेकिन हम चाहेंगे हमारा एक साथ है मौलाना साहब के साथ। मैं जाती तौर पे भी, खानदानी हवाले से भी और सियासी हवाले से भी उनकी जो एहतराम और इज्जत हमारे दिल में वो कायम है। और मैं अगर मौलाना साहब ने आगे बढ़े कदम उठाए तो मैं चाहूंगा कि मौलाना साहब इस चीज को जहद रखें। कभी मालिक बलोच के पास, कभी किसी के पास, फिर मौलाना साहब क़यादत की जिम्मेदारी निभाते हैं। और जब मौलाना साहब मैदान में उतरते हैं तो फिर जाहिर है इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में, इस्लामाबाद के इक़्तिदार के महलों में कपकपी आती है। आप जब डट के वहां बैठ जाते हैं। JUI फे की जानिब से न्यू एमएच जिना रोड पर लगाई जाने वाली अवामी असम्बली में सूबा सिंध के मुख्तलिफ अजला से कारकुनान ने शिरकत की। कैमरामैन जानशेर बलोच और जानजेब के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। इंसान को इंसान से ही खतरा, दोस्त ने दोस्त से ही भत्ता मांग लिया। कर्ज की रकम की अदायगी के लिए भत्ताखोरी का सहारा लिया। मुलजिम का वीडियो बयान City 21 ने हासिल कर लिया है।
جی ہاں، انسان کو انسان سے ہی خطرہ ہے. دوست نے دوست سے ہی بھتہ مانگ لیا. قرض کی رقم کی ادائیگی کے لیے بھتہ خوری کا سہارا لیا. ملزم کا ویڈیو بیان سٹی 21 نے حاصل کر لیا ہے. جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ انسان کو انسان سے ہی خطرہ ہے. دوست نے دوست سے ہی بھتہ مانگ لیا. قرض کی رقم کی ادائیگی کے لیے بھتہ خوری کا سہارا لیا گیا. ملزم کا ویڈیو بیان سٹی 21 نے حاصل کر لیا ہے. میرا نام دلاور علی ہے، والد کا نام عبد القادر ہے. میں لیول کا رہائشی ہوں. میں مال مویشی کا کام کرتا ہوں. میرا شہری کا 1.5 لاکھ روپے کا تنازع تھا. شہری روزانہ مجھے تنگ کرتا تھا فون کر کے، پیسے دے پیسے دے پیسے دے. میں پیسے نہیں دے پا رہا تھا، میرے پاس پیسے دینے کی گنجائش اس ٹائم نہیں تھی. تو میں نے شہری کا نمبر فیصل نامی بندے کو دیا. میں نے اس کو یہ بولا اس کو تھوڑا ڈرا دھمکا، میرے پاس بھی پیسے نہیں، جب پیسے آئے میں اس کو دے دوں گا، تو اس کو تھوڑا پریشر دے. اس نے اس سے 1 کروڑ روپے کا تاوان مانگا فیصل نے. تو 1 کروڑ روپے کا تاوان مانگا. شہری کی جو ساری رپورٹ تھی میں فیصل کو دیتا تھا. بھتہ مانگا اور میں فیصل کو ساری رپورٹ شہری کی دیتا تھا اور فیصل پھر اس سے رابطہ کرتا تھا. تو اس کو وہ کرتا تھا. پھر ان کی 4 لاکھ روپے میں بات طے ہوئی ہے. 4 لاکھ میں بات طے ہوئی ہے. میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں. ابراہیم حیدری پولیس کی کارروائی. اسٹیٹ کرائم میں ملوث 2 کم عمر لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہو گیا ہے. تو ابراہیم حیدری پولیس کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی. اسٹریٹ کرائم میں ملوث 2 کم عمر لڑکوں کو گرفتار کیا. ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. جی ہاں، ابراہیم حیدری پولیس کی کارروائی کی گئی. اسٹریٹ کرائم میں ملوث 2 کم عمر لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. ابراہیم حیدری پولیس کی کارروائی کی گئی جس میں اسٹریٹ کرائم میں ملوث 2 کم عمر لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ ابراہیم حیدری پولیس کی کارروائی کی گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان سلیم سے. جی سلمان، آگاہ کیجیے گا. دیکھیں، بالکل ابراہیم حیدری پولیس کی جانب سے کارروائی سامنے آئی ہے. اسٹریٹ کرائم میں ملوث 2 کم عمر لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار ملزمان زیری کوٹ کے قریب ایک شخص سے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کر رہے تھے. لوٹ مار کر کے فرار ہوئے. تو پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزمان سے جو وہ ان کا آمنا سامنا ہوا. تاہم پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا. گرفتار کم عمر ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکل اور مسکوکہ سامان برآمد کیا گیا ہے. جبکہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں اور ملزمان کا جو PRO ہے وہ بھی چیک کیا جا رہا ہے. تاہم گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. جی سلمان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کا خلائی سفر قمری مشن چاند 6 تاخیر کا شکار ہو گیا. چین میں بارشیں اور موسمی حالات کے موافق نہ ہونے سے مشن تاخیر کا شکار ہوا. پاکستان اپنا نیا مصنوعی سیارہ iCube قمر جلد خلا میں چھوڑے گا. مزید جانتے ہیں آئمہ خان سے. جی آئمہ، بتائیے گا کہ یہ اب مصنوعی سیارہ کب روانہ ہوگا؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں جو ہے وہ اس پارکو کراچی میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ میرے عقب میں دیکھیں تو یہ چین کے شہر ہنان کے جو ہے وہ مناظر اسکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں، جہاں سے جو ہے وہ آج پاکستان کا پہلا جو ہے وہ قمری مشن جو ہے وہ خلا میں جو ہے وہ بھیجا جائے گا. اور جو ہے وہ یہ جو خلا میں بھیجے جانے والا مشن ہے، یہ سیٹلائٹ مشن قمری مشن جو ہے وہ 2:18 پر جو ہے وہ چین کے شہر ہنان سے روانہ ہوگا. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر شفاعت موجود ہیں. ان سے تفصیلات لیتے. سر مجھے بتائیے گا، پاکستان جو ہے وہ آج پاکستان کے لیے ایک تاریخی اور فخریہ لمحہ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور یہ وہاں پہ چاند پہ جا کے کتنی دیر میں جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا؟ جی تھینک یو سو مچ. الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا رائٹ ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارا فرسٹ لونر مشن iCube قمر کے نام سے فلائی ہو رہا ہے. اس میں ہمارے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبرس کی ایک ایکسٹرا ایفرٹس ہے جو ان کی ہے جوائنٹلی وتھ شنگھائی جانٹنگ یونیورسٹی کے ساتھ. الحمدللہ ان کی ایک ایفرٹس کی مدد سے یہ ہمارا ایک مشن فلائی ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ آج کی تاریخ میں لانچ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تقریباً 5 دن کے بعد یہ لونر آربٹ میں پہنچ جائے گا اور اس کے بعد وہ ہمیں وہاں سے تصاویر انشاءاللہ ہمیں ریسیو ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا وہاں پہ یہ کتنے دن تک جو ہے وہ اسٹے کرے گا؟ دراصل ہمارا جو سیٹلائٹ مشن ہے یہ تقریباً 3 منتھس اس کی لائف ہے. تو یہ 3 منتھس تک انشاءاللہ یہ اپنے آربٹ میدار میں، یہ مون کے آربٹ میں یہ روٹیٹ کرتا رہے گا اور وہاں سے جہاں ہوں گی تو امیجریز ہوں گی جو ہمیں ریکوائرڈ ہوں گی وہ ہمیں امیجریز وہاں سے پرووائڈ کرے گا، جس کو ہم انالائز کریں گے، اسٹڈی کریں گے.
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो हैं वो डायरेक्टर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के जो है डायरेक्टर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी मौजूद थे। इनका ये कहना है कि आज जो है वो iCube कमर को जो है वो पाकिस्तान चीन से जो है वो रवाना किया जाएगा इस चांद पे, जहाँ पे जो ये मिशन जो है वो 5 दिन चांद पे जो है वो 5 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे पहुँच जाएगा। जबकि इसके अलावा जो है वो 3 महीने तक जो है वो वहाँ पे स्टे करेगा। वहाँ से जो है वो तस्वीर वगैरह जो है वो वहाँ चांद की ली जाएंगी। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि ये जो लम्हा है वो आज पाकिस्तान के लिए फखरिया लम्हा है कि जो है वो आज पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान का पहला जो है वो कमरी मिशन चांद पर जो है वो रवाना किया जा रहा है। जी आइमा हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।